नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अनाउंस हो चुके हैं और इस बार के नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दो हाफ में बांटे गए हैं। फर्स्ट हाफ दो साइंटिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो फर्स्ट हाफ ऑफ नोबेल प्राइज है ये मिला है क्लाइमेट इंजीनियरिंग के लिए। तो इन्होंने कुछ क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड फिजिक्स को इन्होंने उसको मॉडल में कन्वर्ट किया है। तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ नोबेल प्राइज मिला है। किनको मिला है? तो दो साइंटिस्ट हैं। एक आप अगर देखें तो वो है क्लॉस हासलमैन और दूसरे हैं साइकोरो मनाबी। और जो दूसरा हाफ है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स का दोस्तों, वो मिला है फॉर स्टडी ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम्स। तो ये मिला है, आप देखें तो जॉर्जियो परीसी को। तो इन तीनों में इस बार की नोबेल प्राइज इन फिजिक्स बटी है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? ऑब्वियसली इनके नाम याद रखने हैं। स्टेट पीएससी एंड अन्य एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या स्टडी है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, आपको वो जानना होगा। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो लेक्चर के बाद आप वहां पर मुझे जरूर फॉलो करें। कल से मेरी एक नई बैच भी स्टार्ट हो रही है फ्री स्पेशल क्लास में। कंप्लीट ज्योग्राफी कवर हो रहा है, तो आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। 3 रिसर्चर को अनाउंस किया गया है, अवार्ड किया गया है। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अवार्ड है वो मिला है फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्या है मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा दो साइंटिस्ट जिनको मिला है। एक जापानीज है स्यूकोरो मनाबी, इनको सुकी नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे हैं क्लॉस हासलमैन। तो साइकोरो मनाबी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में रिसर्चर रह चुके हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट हैं। वहीं अगर आप क्लॉस हासलमैन की बात करें तो ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मेट्रोलॉजी हैम्बर्ग जर्मनी में रिसर्चर हैं। दोस्तों, सेकेंड हाफ अगर आप देखें तो ये मिला है डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस के इंटरप्ले को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो ये फिजिकल सिस्टम्स में सब में डिसऑर्डर एंड केओस देखने मिलता है। आप एटॉमिक स्केल से प्लैनेटरी स्केल तक चले जाएं, डिसऑर्डर एंड केओस इज पार्ट ऑफ इट। लेकिन उसमें भी कुछ ऑर्डर है, उसमें भी देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। वैसा ही इन्होंने जॉर्जियो परिसी ने दिखाया है। तो ये अगर हम देखें तो ये सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली में रिसर्चर हैं। तो इनके भी स्टडी को अब हम डेप्थ में जानेंगे। तो ये आपको नोबेल जो प्राइज है, वो जो टेक्स्ट है एज इट इज आपको बता दिया। अब आइए समझते हैं। तो जो फर्स्ट हाफ है, अगर हम साइकोरो मनाबी की बात करें तो इनकी जो स्टडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के स्टडी को लेकर है। तो इन्होंने बताया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो उससे अर्थ के सरफेस में टेम्परेचर बढ़ता है। इन शॉर्ट, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को मैथमेटिकली एंड फिजिक्स के थ्रू प्रूव करके दिखाया है। तो इन्हीं की जो वर्क है उसी से आप देखें तो आज के टाइम में जो करंट क्लाइमेट मॉडल है उसका फाउंडेशन इन्होंने ही ले किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये ग्राफ दोस्तों कोई नया ग्राफ नहीं है। आपको ऑलरेडी जब मैंने आईपीसीसी रिपोर्ट कराया है उस वक्त भी ये सारे ग्राफ बताए गए हैं, वही ग्राफ है दोस्तों। तो देखिए इनकी रिसर्च क्या कह रही है। ये कह रही है कि जब एटमॉस्फेयर में 150 पार्ट्स पर मिलियन CO2 है, तब आप अगर देखें तो टेम्परेचर कितनी है। तो तब टेम्परेचर कुछ 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री पे थी। वहीं जब पार्ट्स पर पीएम CO2 पार्ट्स पर मिलियन 300 पे आ जाएगी तो ये देखिए कितनी हो जाएगी, 13-14 के बीच से कुछ 16-17 के आसपास वाले रीजन में चली जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट जब सरफेस में टेम्परेचर ऑफ जब CO2 की क्वांटिटी 2 गुना बढ़ जाए, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर 2.36 डिग्री सेल्सियस से अर्थ के सरफेस पर बढ़ जाती है। तो यही इनकी स्टडी रही है। दूसरी स्टडी अगर हम देखें तो अर्थ क्लाइमेट पे ही जो जर्मन रिसर्चर है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मेट्रोलॉजी में जो जुड़े हुए हैं क्लॉस हासलमैन, इनकी जो स्टडी है दोस्तों, अगेन ये ग्राफ देखिए, आपको ऑलरेडी कवर कराया था जब मैंने आईपीसीसी रिपोर्ट्स आपको पढ़ाए हैं इस बार के। तो क्लॉस हासलमैन ने उन्होंने अपने रिसर्च से लिंक किया है कि देखिए आपको मालूम होगा जब हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, तो एक थेमा था जो कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल, इंसान एंथ्रोपोजेनिक कॉज नहीं है क्लाइमेट चेंज का, इंसान क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार नहीं है।
तो उसको इन्होंने नेगेट किया है। इन्होंने बताया है कि अगर आप देखें अर्थ की टेम्परेचर कितनी होती जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल सोर्सेज, तो ये इन्होंने ब्लू कलर से दिखाया है। अर्थ की टेम्परेचर बिकॉज ऑफ नेचुरल सोर्सेज अगर हम देखें तो लगभग कांस्टेंट रहती है, फ्लक्चुएट करती है, लेकिन इस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी नेट चेंज एनोमली की बात हो रही है यहां पे। नॉर्मल से कितना फ्लक्चुएट किया, तो नॉर्मल के ही करीब यानी 0 डिग्री यानी नो फ्लक्चुएशन होना चाहिए था। ये ऑरेंज लाइन अगर आप देखें तो ये बताता है कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन सोर्स। तो ह्यूमन सोर्स के वजह से इतना चेंजेस हुआ। अगर नेचुरल एंड ह्यूमन सोर्स दोनों इंक्लूड कर लें तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर में एनोमली देखने मिली। तो ये जो टेम्परेचर एनोमली है 0.75 डिग्रीज की, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो इन्होंने अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग यूजिंग क्लाइमेट फिजिक्स स्टडी करके इन्होंने कहा है कि इंसान जिम्मेदार है। यानी कि क्लाइमेट चेंज के पीछे ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है। वो लोग जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल, वो उसको इन्होंने गलत करके रख दिया है, गलत ठहरा दिया है, गलत सिद्ध कर दिया है। दोस्तों तीसरा जो नोबेल प्राइज जिनके लिए इस बार जिनको फिजिसिस्ट जिनको मिला है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो सेकेंड हाफ ऑफ नोबेल प्राइज मिला है फॉर इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन। तो ये किनको मिला है? जॉर्जियो परीसी। तो इनकी 1980 की डिस्कवरी है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो रैंडम फिनोमेना भी किसी रूल से गवर्न होते हैं। कितना भी आप डिसऑर्डर देखें तो उसमें इन्होंने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू एंड थ्योरी के थ्रू उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में भी ऑर्डर ढूंढ निकाला है। तो क्या है अभी समझते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम्स को कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जो आपको अगर मैं समझाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से सोचिए, एक डब्बा है, डब्बे में बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क्स हैं। वो डिस्क्स को मैंने डब्बे में भर दिया कुछ इस प्रकार से। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ढेर सारा यहां पे आप डब्बा देख रहे हैं, उसके अंदर ढेर सारे सर्कुलर डिस्क्स हैं। अब इसके ऊपर लगाया मैंने प्रेशर, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, सेम कुछ सर्टेन तरीके से लगाया। और जब मैंने प्रेशर लगाया तो ये जो डिस्क्स थे ये स्क्वीज हो गए। तो आप क्या देखेंगे यहां पे स्क्वीज होने पे, ये किसी सर्टेन शेप में, ऑर्डर में, किसी प्रकार से ये ओरिएंट हो गए। ठीक है, ये हुआ एक बार जब मैंने प्रेशर लगाया। दूसरी बार वापस से इसी डब्बे में जब सारे के सारे स्ट्रक्चर इसी ऑर्डर में है, ये सारे के सारे डिस्क उसी ऑर्डर में है, जब मैं फिर से उतना ही प्रेशर लगाता हूं, उसी तरीके से लगाता हूं, तो इस बार मैं पाता हूं कि ये डिस्क अलग तरीके से अलाइन हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? सेम स्ट्रक्चर में ऑर्डर डिस्क था, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर सेम तरीके से लगाया गया, फिर भी क्यों ये अलग परिणाम दिए? तो इस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाता है? फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम। तो इस प्रकार के सिस्टम में भी जॉर्जियो परीसी ने कहा कि एक हिडन स्ट्रक्चर है। इन कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्ड सिस्टम्स में भी एक मैथमेटिकल तरीका है जिसके द्वारा इसको हम शो कर सकते हैं। तो इसी की उन्होंने स्टडी की है और इसी को कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम। तो ये यहां पे जो आपको मैंने डिस्क बताया, रियल लाइफ में ये कुछ भी हो सकता है। ये गैस में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये कुछ आप देखें तो सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ग्रैन्यूल हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे लेकिन आपको बताना चाहूंगा तो जो जॉर्जियो परीसी की जो एक्चुअल स्टडी थी वो स्पिन ग्लास में थी। तो स्पिन ग्लास क्या होता है? दोस्तों एक मेटल एलॉय है जिसमें ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ये सब क्या है? कॉपर है। तो सब के सब कॉपर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आयरन मिक्स किया जाता है, रैंडमली मिक्स किया जाता है। तो अब जब आयरन इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो वो हर आयरन एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब मैग्नेट है तो किसी डायरेक्शन में अलाइन होगा, उसका कुछ स्पिन होगा। तो अब ये किसी ऑर्डर में स्पिन करने लगा। पर दोस्तों जब आयरन की बात करें तो यहां पे याद रखिएगा, जब हम स्पिन की बात करें तो यहां पे याद रखिएगा, अगर एक इस प्रकार से स्पिन करेगा तो दूसरा उसके पास में जो नेबरिंग है वो उससे उल्टे दिशा में स्पिन करेगा। तो अगर दो इस प्रकार से स्पिन कर गए तो अब ये तीसरा वाला कैसे स्पिन करेगा? ये इसके उल्टे में करेगा या इसके उल्टे में करेगा? तो इसको पता नहीं है। तो ये थर्ड वन ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा क्योंकि दोनों इसके पास में है। ये वाला पार्टिकल भी पास है, ये वाला पार्टिकल भी पास है। तो ये पार्टिकल 1 के उल्टा जाए या पार्टिकल 2 के उल्टा जाए?
तो अब ये क्या करे, तो इस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाएगा, फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम। तो परीसी की एक्चुअल स्टडी इसी प्रकार के स्पिन ग्लास में थी कि उसमें उन्होंने स्टडी किया स्पिन ग्लास में कि ये फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम में ये कैसे पॉइंट करेंगे, तो यहां पे ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करें। तो इस प्रकार के सवाल के जवाब परीसी अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन परीसी ने कहा है बहुत वाइड स्प्रेड है, क्योंकि रियल वर्ल्ड इज वेरी केओटिक, इसमें कुछ भी ऑर्डर में नहीं होता। आप यूनिवर्स में स्टार से लेके आप अर्थ में क्लाइमेट में कैसे आइस जा रही है, एवरीथिंग इज केओटिक। तो उन्होंने कहा है ये जो स्टडी है केओस के बारे में, ये आप देखें तो एटॉमिक लेवल से प्लैनेटरी स्केल तक एप्लीकेबल है। तो इस रिसर्च के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो आइए दोस्तों जल्दी से नोबेल फिजिक्स प्राइज के बारे में कुछ बातें जान जाते हैं। तो अब तक 114 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवार्ड हुए हैं। 1901 में पहला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अनाउंस हुआ था। सबसे पहले नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किनको मिला था, विल्हेम रॉन्जन। तो रॉन्जन को क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एक्सरे के डिस्कवरी के लिए, माफ कीजिएगा, एक्सरे के डिस्कवरी के लिए मिला था। और अगर आप देखें तो 6 बार नोबेल प्राइज नहीं मिला है, 1916, 31, 34, 40, 41, 42। जरूरी नहीं है हर साल नोबेल प्राइज मिले, अगर कुछ रिमार्केबल नहीं होता है तो वो फंड अगले साल के लिए रख दिया जाता है। इसके सिवा जॉन बर्डीन, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में ही। पहली बार 1956 में मिला था ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के लिए, 1972 में मिला था सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर रिसर्च के लिए। मैडम मैरी क्यूरी, क्यूरी फैमिली अगर आप देखें तो इनमें बहुत सारे नोबेल प्राइज हैं। तो मैरी क्यूरी जी, इनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है, लेकिन फिजिक्स में 1 बार, केमिस्ट्री में 1 बार। फिजिक्स में सबसे पहली बार 1903 में मिला था, जिसको इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, पियरी क्यूरी, उनके साथ शेयर किया था। तो 1903 में इनको मिला था थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए। वही 1911 में इनको दोबारा नोबेल प्राइज मिलता है, लेकिन इस बार केमिस्ट्री में। किसके लिए, तो पोलोनियम एंड रेडियम को ढूंढने के लिए। यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट इन फिजिक्स कौन है, तो लॉरेंस ब्रैग, 25 वर्षीय थे। इनको अपने पिता के साथ जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला था। एंड ये किसके लिए मिला था, आपने शायद 11th या 12th की फिजिक्स में ब्रैग्स लॉ पढ़ा होगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे एक्सरे के द्वारा एनालिसिस कर सकते हैं, तो ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसके लिए इनको मिला था। तो ये यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट है, 25 वर्ष की आयु में मिल गया था। अब तक सिर्फ 4 विमेन को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। मैरी क्यूरी जी पहली विमेन नोबेल लॉरिएट हैं, एंड ओनली विमेन जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स। पहले इंडियन कौन है नोबेल प्राइज जिनको मिला है, वो है सीवी रमन जी। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। लाइट के स्कैटरिंग पे इनका काम था, जिसको आज हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। फिर 2020 में अगर हम देखें पिछले साल किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो ये भी 2 हाफ में बांटा गया था। 1 हाफ था रॉजर पेनरोज, इनको मिला था रॉजर पेनरोज, क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन को डिस्कवर किया था, और इसके थ्रू इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रेडिक्ट किया। तो उसको प्रेडिक्ट करने में एक साक्ष्य इन्होंने रखा था। बाकी अदर हाफ जॉइंटली रेनहार्ड गिंजल एंड एंड्रिया घेज में शेयर हुआ, क्योंकि इन्होंने पाया था कि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्कवरी के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड अनअकैडमी जब भी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। अनअकैडमी में दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है अनअकैडमी लर्नर्स ने। 169 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, 1-to-1 पर्सनल कोचिंग है, डाउट सॉल्विंग है, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं। अन्य फीचर्स भी हैं, रेज हैंड फीचर्स है, तो आप डायरेक्टली वर्बल कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत 1,04,175 रुपए, और यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए, ऑन यूजिंग द कोड KC10। 6 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 1 ईयर बैचेस हैं, 2 ईयर बैचेस हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में। 18 अक्टूबर से मिशन AIR 1 बैच स्टार्ट हो चुका है। वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच भी है। लर्नर्स जर्नी ऑलरेडी चॉक्ड आउट है।
7 महीने में हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, 2 महीने में सिर्फ प्रीलिम्स एंड 3 महीने में सिर्फ मेंस। वैसे ही 2 ईयर जर्नी भी हमने प्रिपेयर करके रखी है। यूपीएससी सीएससी ज्योग्राफी कॉम्बैट है, उसका हिस्सा बने, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।